छोटे से गांव में रहने वाली लड़की थी। उसे इंग्लिश बोलने का बहुत शौक था, लेकिन वो टूटी फूटी इंग्लिश बोला करती थी। चांदनी की माँ ने चांदनी के लिए पहले से ही एक शहर में उसके रिश्ते की बात चलाई हुई थी और उसी लड़के से कुछ दिनों बाद चांदनी की शादी भी हो जाती है। चांदनी अपनी शादी के बाद बहुत खुश थी, लेकिन सब उसकी इंग्लिश बोलने की आदत से परेशान थे। एक दिन चांदनी अपनी सास रूपा और ननद महक के साथ शॉपिंग से आती है और चांदनी कहती है, माँ जी आप यहाँ तनिक बैठिए, हम अभी सबके लिए बाटर लेके आते हैं। इस तेज समर में तो थक ही गए हैं, बाटर लीजिए और थोड़ा आराम कर लीजिए, ठीक है? हम अभी आते हैं लेकर। अरे रुक जा, पहले ये बता ये बाटर क्या है? हम मार्केट से बाटर जैसा भी कुछ लाए हैं क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। महक जरा बैग में देख तो, बाटर क्या है जो ले आई बहू? अरे माँ जी आप भी आपसे तनिक भर अंग्रेजी में का बोल दें, आप तो बिल्कुल ही बोर आ जाती हो। हम बोल रहे हैं बाटर, मतलब पानी लेकर आते हैं सबके पीने के लिए। पानी को अंग्रेजी में बाटर बोलते हैं ना। हाँ तो भाभी वो बाटर नहीं वाटर होता है। आपसे कितनी बार बोला है हमने कि जब इंग्लिश नहीं आती तो मत बोला कीजिए ना। इंग्लिश तो लगती है पर पता नहीं क्या ही लगती है। तू बोल भी किसको रही है? अभी तू इसको मना करेगी, फिर ये अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में भाषण देना शुरू कर देगी। इससे अच्छा है कि रहने दे, जो करना है करने दे बहू को। और नहीं तो क्या, हमें बहुत अच्छे से अंग्रेजी आती है, तभी तो हम अच्छे से जानते हैं बाटर मतलब पानी होता है। अब हम अनपढ़ थोड़ी है ना कि कोई हमें पागल बनाकर चला जाएगा। जिस तरह से आप अपनी टूटी फूटी इंग्लिश बोलती है ना, देख लेना सच में कभी कोई पागल बनाकर चला जाएगा और फिर बाटर बाटर मांगती रह जाओगी आप। अभी समझ जाओ। देखिए लहसुन नंजी, हमारा नाम है चांदनी जो नाइट में भी ब्राइट कर देती है, तो अंग्रेजी का चीज है और हमें अंग्रेजी का ए भी अच्छे से आता है और बाटर का बी भी। अब ये लहसुन कहाँ से ले आई अपनी इंग्लिश में? बात कर रही थी बाटर की और आ गई हो लहसुन पर। आप ये खाना किचन में बनाया करो ना, इंग्लिश पर क्यों बनाने लगती हो भाभी? अरे वो सुना नहीं है क्या, वो बोलते हैं ना लहसुन, जिससे लोग आपकी बात ध्यान से सुनते हैं। आपकी अंग्रेजी कमजोर है और आप है कि हमारी अंग्रेजी के पीछे पड़ी रहती हो। वो लहसुन नहीं लिसन होता है और इंग्लिश ए से नहीं ई से स्टार्ट होती है और वाटर डब्ल्यू से। आपको और थोड़ी देर समझाने लगी ना तो खुद ही भूल जाओगे कि इंग्लिश होती क्या है आखिर। अब तो आपने देख ही लिया होगा चांदनी और उसकी इंग्लिश को। इसी तरह उनके घर में रोज रोज इंग्लिश भाषा का कत्ल हुआ करता था, वो भी चांदनी के हाथों से। कुछ दिनों बाद चांदनी की शादी को 1 महीना हो जाता है, इसीलिए चांदनी अपनी सास के पास जाकर उससे कहती है, माँ जी वो आपके बेटे और हमारी शादी को आज 1 मंथ पूरा हो गया है ना, तो अब हम 1 मंथ मैरिज एनिवर्सरी मनाए आज। कितना मजा आएगा ना, सबको बुलाएंगे हम। अरे मेरी अनपढ़ बहू, तुझे कितनी बार बोला है मत बोला कर अपनी ये बकवास सी इंग्लिश। ये मैरिज एनिवर्सरी क्या होता है? मैंने तो कभी इस एनिवर्सरी के बारे में नहीं सुना। अरे माँ जी वो होता है ना, साल में 1 बार आता है, बहुत खुशी से मनाते हैं लोग। वही मैरिज हमारी भी हुई है ना 1 मंथ का, वही मैरिज एनिवर्सरी की बात कर रहे हैं हम। अरे वो मैरिज एनिवर्सरी नहीं, मैरिज एनिवर्सरी होता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मुझे ही बहुत ज्यादा इंग्लिश आ गई है। बहू घर में और भी लोग हैं, उन्हें बोलने दे इंग्लिश, तू मत बोला कर। माँ जी गलती होगी तभी तो हम गलतियों से सीखेंगे ना, आप भी रॉन्ग बात करती हो। ठीक है मेरी माँ, तू जीत गई है और मैं हार मानती हूँ, लेकिन मेरी अनपढ़ बहू तू अपनी इंग्लिश मेरे आगे मत बोला कर। 4 शब्द तो आते हैं, मुझे तू वो भी भुला देगी। चांदनी अपने आप को अनपढ़ कभी समझना ही नहीं चाहती थी और खुद को पढ़ा लिखा मानती थी। इसी चक्कर में सब लोगों के आगे वो हंसी मजाक की वजह बनती थी। चांदनी की इंग्लिश का सभी लोग मजाक बनाने लगे थे और कहीं ना कहीं चांदनी को भी बुरा लगता था इन सब बातों को लेकर, लेकिन वो फिर भी इंग्लिश बोलती रहती। कुछ दिनों बाद रूपा की पड़ोसन कमला उसके घर आती है और बोलती है, अरे रूपा क्या बात है, जब से तेरी बहू आई है तू तो दिखाई नहीं देती है। कभी तो हमें भी दर्शन दे दिया कर, आस पड़ोस के मोहल्ले वालों की भी थोड़ी बहुत खबर रख लिया कर। अरे बाहर आने जाने का समय ही नहीं मिलता है, घर में ही पूरा समय निकल जाता है। हाँ होता है, ये तो घर में एक और सदस्य आ गया है और बहू से बातचीत, उसे समझाना, ये सब लगा ही रहता होगा। अब इस बीच पड़ोसियों के लिए कहाँ समय होगा, तभी तो। और जब से बहू आई है घर में रौनक लगी रहती है,
मेरी अनपढ़ बहू की इंग्लिश सुन लेगी ना तू, तो तू भी यहाँ रोज आकर मेरी बहू से बात करने के बहाने बनाने लगेगी। देख लियो। क्यों, तेरी बहू क्या इतनी अच्छी इंग्लिश बोलती है और उससे फिर अनपढ़ क्यों बोल रही है? कमला और रूपा दोनों बातें कर रहे थे कि इतने में चांदनी भी वहाँ आकर कमला से बोल पड़ती है। अरे आंटी जी, यू बात, अरे टाकिंग, हम भी जैम कर ले आपकी बात टाकिंग में। चांदनी इतना बोलती ही है कि इतने में महक कॉलेज से वापस घर आती है और चांदनी की बात सुनकर महक कहती है, अरे भाभी, बात नहीं वो बोथ होता है। बात का मतलब नहाना होता है और जैम नहीं ज्वाइन होता है। भाभी रहने दो, आप आपके बस की नहीं है ये बात। अब पता चला मुझे कि तू बाहर क्यों नहीं आती है रूपा। तेरी बहू के साथ तुझे तेरे दिन का पता ही नहीं चलता होगा। वैसे मानना पड़ेगा तेरी बहू को, अनपढ़ है लेकिन इंग्लिश देखो कैसे बोल रही है। बहू, तुझे मैंने बोला है ना मत बोला कर। अब देख, तेरा खुद का भी मजाक बन रहा है और तेरी वजह से मेरा भी मजाक बन रहा है। तुझे इतना ही शौक है इंग्लिश बोलने का तो महक से सीख लेना। नहीं, मैं नहीं सिखा रही भाभी को इंग्लिश। इंग्लिश नहीं, भूकंप है जो बिना बात के कहीं भी आ जाता है और ऐसा आता है कि सब हिला देता है। नहीं, रहने दे। तेरी बहू के लिए इंग्लिश काला अक्षर भैंस बराबर है। वो जो बोल रही है उसे उसमें ही रहने दे, वरना तो भाभी इंग्लिश की मदर सिस्टर ही कर देंगी। चुप कर तू। ये क्या बोल रही है? थोड़ी तो तमीज रख। कहाँ है, क्या बोले जा रही है, कुछ तो देख लिया कर। कभी भी बोल देती है। आप लोग इतना भी क्यों हंस रहे हो? मैं कम से कम कोशिश तो कर रही हूँ ना इंग्लिश में बात करने की, लेकिन आप लोग तो हंस रहे हो। आज सुबह हमने इतना अच्छा ब्रोकन फास्ट बनाया था, तब किसी ने तारीफ नहीं की, लेकिन अब आप सब हंस रहे हैं हमारी अंग्रेजी पर। भाभी हंस रहे हैं तो अब रुक जाओ। वो ब्रोकन फास्ट नहीं, ब्रेक फास्ट होता है। भाभी प्लीज मत बोलो ना। ये बताओ, इंग्लिश ना बोलने का क्या लोगी? चांदनी को सबकी बातों का बुरा लगता है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानती और इंग्लिश बोलती रहती है। और जब जब वो इंग्लिश बोलती तो कोई ना कोई उसकी गलती निकालने लगता और इसी तरह बार बार अपनी गलती समझने से उसकी इंग्लिश अब सुधरने लगी थी। कुछ दिनों बाद चांदनी का पति विक्रम काम से वापस लौट कर आता है और सबको बुलाकर बोलता है, ये देखो, मैं आप सबके लिए गिफ्ट लाया हूँ और ये तुम्हारे लिए है खास चांदनी। वाओ, सो प्रिटी, दिस गिफ्ट इज सो प्रीशियस फॉर मी, थैंक्स अ लॉट। अरे वाह भाभी, आपने तो बिना कोई गलती करे पूरी लाइन कितने अच्छे से बोली है। हाँ बहू, अचानक से मेरी अनपढ़ बहू की इंग्लिश इतनी सुधर कैसे गई? माँ जी, आप सब लोगों की वजह से ही आज मैं इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रही हूँ। हमारी गलती को बार बार निकालना और उसे करेक्ट करना, इन सब चीजों ने ही आपकी अनपढ़ बहू की इंग्लिश सुधार दी है। भाभी मुझे माफ कर दो, आपने बस अपनी गलतियों से ही इतनी अच्छी इंग्लिश बोलना सीख लिया, और अगर हम आपका मजाक बनाकर ना आपको सिखाते तो आप ये बहुत पहले ही सीख जाती ना। हाँ बहू, महक सही बोल रही है, लेकिन मुझे बहुत गर्व है अपनी अनपढ़ बहू की इंग्लिश पर। हाँ, मुझे भी बहुत खुशी हुई। जब मैं गया था तो कोई और चांदनी थी और अब आया हूँ तो कोई और मिल रही है। चांदनी अपनी गलती होने के बाद भी हार नहीं मान रही थी, बल्कि अपनी गलतियां सुधार रही थी। इसी तरह धीरे धीरे वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना सीख जाती है। अनपढ़ होने के बाद भी आज वो और पढ़े लिखे लोगों की तरह सबसे इंग्लिश में बात करती थी और अपने परिवार के साथ इंग्लिश में बातें करते करते खुशी खुशी रहती थी। पहले की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसकी उम्र लगभग 80 वर्ष की थी। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। इसी वजह से किसी को उसका असली नाम नहीं पता था। नगर में रहने वाले सभी लोग उसे ठग प्रसाद के नाम से बुलाया करते थे। उसको यह नाम कब और किसने दिया, इस विषय में किसी को भी कोई जानकारी नहीं थी। हाँ, इतना जरूर बताया जा सकता है कि ये उसे नाम क्यों दिया गया था। इस बात की जानकारी नगर के बच्चे बच्चे को प्राप्त थी, क्योंकि वह बचपन से ही ठगी के काम में पड़ गया था और जब बड़ा हुआ तो इस काम में इतना माहिर हो चुका था कि लोग उसे ठग प्रसाद के नाम से संबोधित करने लगे। जिस व्यक्ति को देखो वह उसे ठग प्रसाद कहकर ही बुलाता था। जो व्यक्ति उसके चंगुल में फंस जाता वह उसका बेड़ा गर्क कर देता था। यही वजह थी कि लोग उसको ठग प्रसाद कहते थे। जिस समय वह जवान था उस समय वह एक मशहूर ठग रह चुका था, लेकिन जैसे जैसे
उसकी उम्र ढलती रही, वह जवानी से बुढ़ापे की ओर जाने लगा, वैसे वैसे उसने ठगी का काम करना भी छोड़ दिया था। वह अब बिल्कुल इस कार्य को नहीं करता था और नगर के बाहर एक कुटिया बनाकर उसमें रहने लगा था। अब वह वहां रहकर राह भटके लोगों को रास्ता दिखाता था, भूखे लोगों को खाना खिलाता, जो प्यासे गुजरते उन्हें पानी पिलाता, अपने द्वारा किए गए पापों को धोने और शुद्ध करने में लगा हुआ था। इसी तरह से उसके दिन बीत रहे थे। एक दिन की बात है, वहां से गुजरते हुए एक साधु उसकी कुटिया पर आ गए। उन साधु महाराज ने ठग प्रसाद से कुछ खाने के लिए मांगा। साधु महाराज ठंड से कांप भी रहे थे। ठग प्रसाद उन्हें कुटिया के अंदर ले आया, उन्हें आग के पास बिठाया और खाने के लिए उन्हें भोजन भी दिया। उसका आदर सत्कार देखकर साधु बहुत ज्यादा खुश हुआ और उसे आशीर्वाद देकर उसी कुटिया में रात गुजारने की विनती करने लगा। ठग प्रसाद ने साधु महाराज की प्रार्थना मान ली और अपनी कुटिया में एक रात के लिए रोक लिया। इसके साथ ही उनके सोने की व्यवस्था भी कर दी। रात के समय जब साधु महाराज सोने के लिए चले तो उन्होंने अपने बालों के जूड़े में से एक पुड़िया निकाली और वह बिस्तर के नीचे रख ली। ठग प्रसाद बड़े ही गौर से ये सब देख रहा था। जब साधु महाराज गहरी नींद में सो गए तब ठग प्रसाद ने साधु महाराज की पुड़िया को निकाला और खोलकर देखा। पुड़िया को देखकर ठग प्रसाद की आंखों में चमक आ गई। उस पुड़िया में सोने की 20 मोहरें थीं। उन मोहरों को देखकर ठग प्रसाद कुछ देर तक सोच विचार करता रहा। फिर उसने वह पुड़िया उसी स्थान पर रख दी और आराम से सो गया। सुबह सवेरे साधु महाराज जब जागे तो उन्होंने पुड़िया को निकाला, उसे खोलकर देखा तथा इत्मीनान से अपनी जटाओं के जूड़े में बांध लिया। इसी बीच ठग प्रसाद ने साधु महाराज के लिए भोजन का प्रबंध किया। साधु महाराज ने भोजन किया, उसके बाद ठग प्रसाद ने भी भोजन किया और फिर साधु महाराज धन्यवाद देकर चलने लगे। ठग प्रसाद ने साधु महाराज के चरणों की धूल को अपने मस्तक पर लगाया और साधु का आशीर्वाद प्राप्त किया। पूरी तरह से संतुष्ट होकर साधु महाराज वहां से चलने लगे। ठग प्रसाद ने भी उन्हें विदा कर दिया। जब साधु महाराज कुटिया से थोड़ी दूर पहुंच गए तो ठग प्रसाद ने बड़े जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे भाइयों, इस पाखंडी साधु को पकड़ो, ये मुझे लूट कर जा रहा है। उसकी चीख पुकार सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे सभी लोगों ने उस साधु को पकड़ लिया। साधु महाराज कुछ भी समझ नहीं पाए। जब ठग प्रसाद उनके पास आया तो वह बोला, कहो बच्चा, क्या हुआ? ठग प्रसाद ने कहा, अरे बच्चे के बाप, ये पूछ क्या नहीं हुआ। अगर मुझे पता होता कि तू इतना पाखंडी है तो तुझे मैं अपने पास ठहराता ही क्यों। गुस्से से कांपते हुए ठग प्रसाद ने ये बात कही। कुछ समय पहले पूजा आराधना करने वाला वह व्यक्ति इतनी जल्दी बदल जाएगा, साधु महाराज ने ये बात कभी सपने में भी नहीं सोची थी। वह आश्चर्य से ठग प्रसाद को देख रहे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। साधु महाराज को अपनी ओर इस तरह से देखते हुए ठग प्रसाद बोला, अरे पापी दुष्ट, अब तो निकाल दे उस पाप की पूंजी को, कहाँ छिपा कर रख दी। बच्चा, मेरी समझ में तेरी बात बिल्कुल नहीं आ रही। आखिर तुम क्या कहना चाहते हो, साफ साफ बताओ। उसी प्रकार हैरान परेशान हुए साधु महाराज ने पूछा। ठीक है, वही करूँगा। अब तो कोई मुझे मार्ग दिखाई नहीं देता। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लोगों, इसकी तलाशी लो, ठग प्रसाद ने लोगों से कहा। वहां पर खड़े सभी लोगों ने साधु महाराज को पकड़ लिया और वहां तलाशी लेने की बात होने लगी। ठग प्रसाद ने तलाशी लेने का नाटक करना शुरू किया और साधु की धोती से लेकर उसकी जटाओं तक को देखने लगा। तभी उसने साधु की जटाओं में बंधी हुई पुड़िया को निकाल लिया। लोगों को उस पुड़िया को दिखाते हुए बोला, देखो तो सही, पापी ने कहां पर छुपा कर रखी थी। यह तो अच्छा हुआ जो मुझे जल्दी पता चल गया, नहीं तो साधु महाराज का क्या मालूम कहां पहुंच जाते, तब तो मैं लुट ही जाता। हे भगवान,
तूने मुझे बाल बाल बचा लिया। लोगों ने साधु महाराज को रंगे हाथों पकड़ लिया था। इस वजह से उन्होंने अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा था, जिसकी वजह से सभी लोगों को भरोसा था कि साधु महाराज ही यकीनन एक चोर हैं। इसीलिए वे साधु को बुरी बुरी गालियां बक रहे थे और तरह तरह की बातें सुना रहे थे। कुछ देर के बाद वे सभी अपने घरों की तरफ लौटने लगे। मोहरों की पुड़िया लेकर ठग प्रसाद अपनी कुटिया के अंदर चला गया और उसने अंदर जाकर पुड़िया छिपा कर रख दी। थोड़ी देर बाद ही वह बाहर आ गया और साधु महाराज का बड़े उत्साह और सच्चे दिल से इस तरह से आदर सत्कार करने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वह फिर से साधु महाराज को भोजन करवाने के लिए प्रार्थना करने लगा। ठग प्रसाद के अचानक हुए इस अनोखे व्यवहार को देखकर साधु महाराज दंग रह गए। साधु महाराज ने उससे कहा, ठग प्रसाद, मैं सारी रात तेरी कुटिया में सोया। अगर तू चाहता तो मेरी मोहरों की पुड़िया को ऐसे ही ले सकता था। इतने आडंबर की क्या जरूरत थी? अगर तू ऐसा करता तो मैं अपमान से बचा रहता और तेरा काम भी हो जाता। मगर पता नहीं तेरे दिल में क्या है जो तूने ऐसा किया। ठग प्रसाद ने हंसकर कहा, लेकिन तब मैं चोर कहलाता और मुझे चोरी से बड़ी ही नफरत है। तो क्या अब तूने साहूकारी से पुड़िया ली है? यह तो वही बात हुई, चोरी और सीना चोरी। इसे भी तो चोरी का ही रूप कहा जाएगा। क्या कहा साधु महाराज? मैं चोर हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने अपने जीवन में कभी भी चोरी नहीं की। मेरा काम ठगी करना है। मैं अपने पेशे को पूरी ईमानदारी से करता हूँ। अब अगर मुझे आगे से चोर कहा तो अच्छा नहीं होगा। ठग प्रसाद गुस्से से कांप रहा था। ठग प्रसाद ने गुस्से से कहा, साधु महाराज, मैं आपकी असलियत अच्छी तरह जान चुका हूँ। आप साधु नहीं हैं, बल्कि साधु के वेश में एक चोर हैं। क्योंकि कल रात को जब मैंने आपको सोने के सिक्के छिपाते हुए देखा, मैं तभी समझ गया था कि एक साधु के पास इतने सोने के सिक्के क्यों हैं। अगर आप सच्चे साधु होते तो आपके मन में इतना लालच नहीं होता। और इसके बाद आधी रात के बाद जब मैंने आपके बालों को टटोल कर देखा तो मैं समझ गया था कि आपके बाल बिल्कुल नकली हैं, यानी आप एक साधु का वेश बनाकर घूम रहे थे। मुझे तभी सारा मामला समझ में आ गया था। ठग प्रसाद की ये बातें सुनकर साधु महाराज के पास कोई जवाब नहीं था। उनकी चोरी पकड़ी जा चुकी थी। इसके बाद साधु महाराज वहां से चले गए। वह साधु महाराज पूरे रास्ते भर उस ठग के विषय में और उसकी ईमानदारी के विषय में ही सोचते जा रहे थे। इधर ठग प्रसाद अपनी कुटिया में बैठा हुआ उस विचित्र साधु महाराज के विषय में सोच रहे थे, जो असलियत में साधु नहीं था बल्कि एक धूर्त व्यक्ति था। असल में ये दोनों लोग ठग ही थे। इस बार एक ठग ने दूसरे ठग को ठग लिया था।